के बारे में हमने डिस्कस किया था इसके पहले, और हम आज पढ़ेंगे वृत्त के क्या होता है। वृत्त का अभ्यंतर का मतलब होता है, ठीक है, वृत्त के अंदर का भाग, ठीक है, और बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर का भाग। मान लीजिए कि कोई वृत्त हमारे पास है, ऐसे एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में अगर बात किया जाए, वृत्त के बारे में बात किया जाए, तो अभ्यंतर का मतलब होता है जो केंद्र, वृत्त का कोई ना कोई केंद्र है और केंद्र के परितः एक बाउंड्री बनाई गई है, तो बाउंड्री के अंदर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अभ्यंतर भाग, ठीक है। जैसे कि अभी मैच खेलते हैं लोग, वो पकड़ने का काम करते हैं, अगर गेंद उस बाउंड्री के बाहर जाकर गिर जाता है तो कहते हैं 6 रन हो गया, या उस बाउंड्री के उस पार चला जाता है तो 4 रन मिल गया। तो जो बाउंड्री के अंदर का भाग है उसके अंदर आपको काम कर लेना है, तो उस बाउंड्री के अंदर का जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, अभ्यंतर भाग। तो बाउंड्री एक वृत्ताकार होती है, ठीक है, तो यहाँ भी एक हमने बाउंड्री बनाया, तो जो बाउंड्री बनाया गया है तो बाउंड्री के अंदर का जो भाग हमको मिला वो है अभ्यंतर भाग, ठीक है। तो अब बहिर्भाग क्या है भाई, तो बाहर, अब इतना भाग तो बाहर भी तो है, बहुत जगह है, तो जो बाहर का जो एरिया है ये आपका होता है बहिर्भाग, मतलब बाहर का भाग, ठीक है, इसका मतलब है अंदर का भाग, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि के अंदर का जो एरिया है उसे कहते हैं अभ्यंतर भाग, और वृत्त के जो परिधि के बाहर का एरिया जो होता है उसे कहते हैं बहिर्भाग या बाहर का भाग। ये हो गया आपका वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वृत्त का अभ्यंतर बिंदु और बहिर्बिंदु, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, वृत्त का अभ्यंतर बिंदु, ठीक है, और इसको हटा के लिख देंगे बहिर्बिंदु, बाहर का बिंदु, ठीक है। देखो, तो अब अगर ये बात किया जाए कि अभ्यंतर बिंदु क्या है और बहिर्बिंदु क्या है, तो एक हमारे पास सर्किल है, और सर्किल के अगर अंदर हम यहाँ कहीं बिंदु ले लिए, या यहाँ पर बिंदु ले लिए, यहाँ बिंदु ले लिए, यहाँ बिंदु ले लिए, तो ये सब के सब अभ्यंतर बिंदु होता है, ठीक है, अभ्यंतर बिंदु। और जो बाहर अगर बिंदु है तो कहेंगे बाह्य बिंदु या बहिर्बिंदु, ठीक है। बाह्य बिंदु भी कह सकते हैं, तो बाहर का बिंदु बाह्य बिंदु, और अंदर का बिंदु अभ्यंतर बिंदु, ठीक है, या अंदर का बिंदु हो गया। इसी के बेस पर अब अगर देखता है आपको वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, देखो वृत्त का चाप, वृत्त का चाप क्या है, तो देखिए एक निश्चित हमने बिंदु लिया, ठीक है, निश्चित बिंदु लिया गया, तो आपको बताया गया है कि जब वृत्त के, जब किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी से जब हम दूरी तय करते हैं किनारे किनारे, तो उससे बनी जो आकृति होती वृत्त होती है। तो मान लो हमको वृत्त का चाप लेना है, तो मान लीजिए कि ऐसे हमने इतना नियत दूरी लिया और ऐसे रोटेट किए, यहाँ से इसको केंद्र मानकर हमने रोटेट किया, ठीक है, तो जो रोटेट किया इतना दूरी काट रहा है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी काटी, तो यह दूरी जो होती है इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है, इसकी परितः ना दूरी काटी गई है। या
मान लीजिए कि ये त्रिज्या है, ये दोनों आपस में बराबर होगी। या आप ऐसे एक सर्किल बना ही लिए और क्या किए, इसमें से इतना दूरी, मान लीजिए इसका कहीं केंद्र था, तो ये पार्ट देखिए इतना आपने ले लिया ए ओ बी, तो यह जो दूरी है, इतना दूरी, ये क्या है, चाप है। यह चाप है, मतलब यह दूरी चाप है, नहीं यह भाग नहीं चाप है, भाग नहीं है। यह जितना दूरी है ना, ये चाप है। लवड़ा प्रकार की सहायता से रोटेट करोगे तो एक बार जितना रोटेट करोगे वह चाप हो गई, ठीक है, तो ये चाप हो गई। और देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये चाप हो गई। तो उसी प्रकार एक पूरा तो रोटेट करते हो, तो एक दो प्रकार के हो गए। एक यह भी चाप छोटा हो गया और यहाँ से घूमते घूमते पुनः तो तुम यहाँ पर पहुंच गए, तो वह दीर्घ हो जाएगा। यानी चाप जो है इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट लघु चाप और सेकेंड दीर्घ चाप, ठीक है, लघु चाप और दीर्घ चाप। से यहाँ देखो यह जो है ये लघु चाप है, छोटा, मतलब इसकी अपेक्षा यह तो छोटा दूरी है। तो लघु चाप की लंबाई क्या है, ए बी। तो इस फोटो में दिख रहा है तुमको, चित्र में दिख रहा है कि ए बी है। तो इसके अब कैसे मानोगे, कोई कह सकता है केवल ये लिख के छोड़ दोगे तो कोई कह सकता है कि ये तो भुजा भी हो सकता है, ये भी भुजा भी हो सकती है, लेकिन भुजा हम कैसे मानेंगे कि ये भी चाप है, तो इसके ऊपर ऐसे निशान बना देंगे। इसका यह मतलब हो गया ए बी एक चाप है, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है। और ऐसे रोटेट करते हुए तुम यहाँ तक आ गए तो यह दीर्घ चाप होगा, यानी यह दूरी जो है लघु चाप है और इतना जो है दीर्घ चाप है, ठीक है। तो दीर्घ चाप को कैसे हम लिखेंगे भाई, तो देखो इसमें कोई और भी एक पॉइंट लिख देते हैं सी। तो जब या तो तुम ऐसे घूमते हुए आ जाओ या ऐसे आओ, तो आप यहाँ से चले इसके पास आए या इसके पास आए, तो BCA ऐसे इस पर भी हमने लगा दिया चाप। तो आपसे कहा गया कि देखकर चित्र को देखकर बताओ AB जो है लघु चाप है कि दीर्घ चाप है, और BCA लघु चाप है कि दीर्घ चाप है। तो आप देखेंगे AB यहीं तक गया तो लघु चाप है, लेकिन BCA, B से हम C पर गए, C से पुनः A पर आए, तो हमको इतना दूरी चलना पड़ गया, तब ये क्या है, दीर्घ चाप है। अगर बीच में C नहीं लगाया गया होता तब, अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं तो हम B से A पर भी तो आ सकते हैं। तो इसमें हमको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन लघु है कौन दीर्घ है। तो इसलिए आपको डिफरेंस दिखाने के लिए बीच में एक हमने नाम रख दिया C, यानी BCA एक क्या है, दीर्घ चाप है। तो चाप की कंडीशन थी। इसके बाद अगर अब हमको जीवा देखना है, जीवा क्या है। तो जीवा अगर देखो यहाँ हम एक सर्किल, यहाँ दूसरा सर्किल बना ले रहे हैं ऐसे एक, ठीक है, तो ये वृत्त हो गया। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर कोई रेखा जा रही है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, एक तो केंद्र से होकर गई, अब वृत्त को दोनों साइड काटी तो क्या कहलाएगा, वो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, लेकिन ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए और वृत्त को बाकी को जगहों पर काटे, किसी दूसरे एरिया से, देखो केंद्र से नहीं गया, इधर से चला गया, यहाँ से चला गया या ऐसे चला गया, तो ए यहाँ पर AC PQ R यस, ये सब के सब क्या है, जीवा है। जीवा क्या है, जीवा कैसी रेखा होती है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए। या अगर जीवा की बात करते हैं तो वृत्त की जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली होती है, जो व्यास कहलाती है। यानी वृत्त को जो दो भागों में विभाजित कर दे वही जीवा है। आप कह सकते हैं वृत्त को जो रेखा रेखा लिखें, वृत्त को जो रेखा दो भागों में विभाजित कर दे
करते वही वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, आपने ऐसे वृत्त बनाया, ऐसे कोई रेखा खींच दिया, यहाँ और यहाँ काट दिया ना, दो भागों में काट दिया, तो क्या हो गया, यह क्या कहलाएगा, ये रेखा जो है क्या है, जीवा है। आज जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर चला जाएगा वो व्यास है। ठीक है, बस इसमें ये डिफरेंस है। और आएगा वृत्त का त्रिज्यीय खंड, तो वृत्त के त्रिज्यीय खंड, ये त्रिज्यीय खंड भी होता है, इतना दूरी जो है कटा हुआ जो एक त्रिज्यीय खंड है, तो लघु त्रिज्यीय खंड होगा। यहाँ ये पूरा भाग जो है दिख रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड होगा। ठीक है, यह जो रेखा दिख रही है ये चाप है, तो दीर्घ चाप है, लेकिन इसमें जो ये पार्ट इतना हमने पेंट कर दिया, छायांकित कर दिया, और ये जो भाग है जो ये पूछा जाए उसको क्या कहेंगे, तो त्रिज्यीय खंड कहेंगे, त्रिज्याओं द्वारा खंडित हुआ है। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय खंड होगा, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड होगा। ठीक है, इसके बेस पर हम प्रश्नावली की